चुनाव की तैयारी इतनी तेज हो गई है कि अब तमाम नेता ग्राउंड लेवल पर उतर चुके हैं और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी न्याय यात्रा यानी चुनावी यात्रा पर निकल चुके हैं और पहले ही दिन किशनगंज में वो अपनी यात्रा को संबोधित कर रहे थे। लेकिन इन सब से पहले आपको जरा पीछे लेकर चलते हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के अख्तरुल इमाम की बात जो है वो आपको सुनाते हैं, जो वो तेजस्वी के आवास पर जाकर जब उन्होंने सामने से क्या कुछ कहा ढोल नगाड़ों मजा नहीं आ रहा है के साथ। पहले आप जरा वो सुन लीजिए। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल वरना खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता। और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। अगर आपकी सरकार बन जाती है तो दलितों और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में तमाम तर मामलात में उनकी हिस्सेदारी तय की। तो सुना आपने, सामने से उन्होंने ये ऑफर किया, ये बातें रखी कि हमें अपने गठबंधन से जोड़ लीजिए, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। आज चर्चा इसी पर होनी है और अब ग्राउंड लेवल पर ओवैसी भी उतर आए हैं। पिक्चर चालू करो बे। अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात तो सही है रख दिया। तो क्या कुछ होने वाला है और चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ मौजूद है चर्चा के लिए डॉक्टर संजीव त्रिवेदी, हमारे सहयोगी। बहुत स्वागत है आपका। पहले हमने सुना दी कि अख्तरुल इमान सामने जाकर ढोल नगाड़ों के साथ सामने से बिल्कुल आरजेडी के आवास पर जाकर वो गठबंधन की मांग कर रहे थे और अब ओवैसी भी यही मांग कर रहे हैं कि हमें 6 सीट दे दीजिए और गठबंधन बना लीजिए। लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस बार भी नहीं आई। क्या मतलब है इसका? देखिए मुस्कान, असदुद्दीन ओवैसी जब भी बिहार गए या फिर देश के अलग अलग इलाकों में उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की तो उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काम करते हैं, ये कहा गया। इनकी कोशिश होती है कि जो गैर भाजपा मत है उसे बांट दे और वो अपने उम्मीदवार खड़े कर देते हैं और जो भी वोट लेता है उनका उम्मीदवार जीतता तो कम है लेकिन वोट काट देता है और जो असली टक्कर मिल रही होती है भारतीय जनता पार्टी को, उसे कमजोर कर देते हैं। ये तोहमत या आरोप उनके ऊपर लगातार लग रहे हैं और जाहिर है कि हर बार जब अभी मजा आएगा ना भिड़ो, हम पत्रकार भी उनसे सवाल करते हैं तो यही सवाल करते हैं कि आपके लड़ने से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती आती है, ऐसा मानना है। हैदराबाद में आप इसीलिए जीतते हैं क्योंकि हैदराबाद में आप हमेशा से, आपकी पार्टी, आपके पिता, सब लोग लड़ते आए थे और यहाँ मुसलमानों की आबादी भी ठीक ठाक है। लेकिन आप जब भी हैदराबाद से बाहर निकलते हैं तो यू एंड अप वर्किंग फॉर द बीजेपी। तो इस आरोप से आप कैसे भिड़ेंगे? तो वो तरह तरह से डिफाइन करते थे कि फला जगह देखिए मैं तो नहीं लड़ा, फिर क्यों जीती बीजेपी। हिमाचल में नहीं लड़ा, फिर क्यों जीती बीजेपी। जम्मू तो नहीं लड़ा मैं, फिर क्यों जीती बीजेपी। तो बहुत से आर्गुमेंट उनके कन्विंसिंग होते भी थे, नहीं भी होते। इस बार उन्होंने बिहार में उतरने के पहले इस बात को भली भांति जानते हुए कि उन्हें तेजस्वी यादव, लालू यादव की टीम पसंद नहीं करती है, उन्होंने एक ऐसा धर्म संकट खड़ा किया राष्ट्रीय जनता दल के सामने। उन्होंने कहा कि आप हमें अपना सहयोगी बनाइए। उन्होंने कहा कि आप हमें अपना सहयोगी बनाइए। सहयोगी बनाया जाता है अगर समान विचारधारा, समान वोट बैंक की पार्टियां होती हैं
तो सहयोगी तो बनाए जाते हैं, पर ये ढोल बजा करके जिस तरह से आपने अभी दिखाया, ऐसे तो सहयोगी कोई नहीं बनता है ना। तो दरअसल अख्तरुल ईमान जो कि विधायक हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM के पतंग छाप के, उनके जाने का मकसद दरअसल RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद राबड़ी देवी के आवास पर यह था कि वो वहां जाकर के तमाम मीडिया और दुनिया के सामने ये कहे कि देखिए भाई, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, हम तो महागठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं। और ये देखिए साहब, हम ढोल लेकर के आए हैं, इनकी कानों में आवाज जा तक नहीं रही है, जोर जोर से हम नगारे बजा रहे हैं और ये सुन ही नहीं पा रहे हैं हमारी गुहार। हम तो मात्र 6 सीट मांग रहे हैं, केवल 6 सीट, और ये वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये दृष्टांत आपको इतिहास में ले जाता है, और इतिहास में या यूँ कहें माइथोलॉजी में ले जाता है। और मुझे याद पड़ता है रामधारी सिंह दिनकर, बहुत बड़े कवि, हमारे बिहार से ताल्लुक़ रखते थे। वो उन्होंने वो रश्मि रथी पुस्तक लिखी है, और वो लिखते हैं कि कृष्ण पहुँचे हैं दुर्योधन के दरबार में, और वहाँ उन्होंने 5 गांव मांगा और उनसे कहा कि आप बाकी सारे किंगडम पर आप राज करिए, और हम 5 ग्राम पांडवों को 5 दे दीजिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, गिव अस हाफ। 2 न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर असी न उठाएंगे, परिजन अपने लोगों पर असी अस्त्र, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। वो चाहा कि कृष्ण जी को, इनको बोला इनको बांधिए, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला। तो कृष्ण उसके बाद वहाँ पर उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया है, और वहीं घोषणा हो जाती है महाभारत युद्ध की। और उन्होंने जब अपना विकराल मुंह खोला है, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, उसमें सबको ही मरे हुए हैं महाभारत के उस रण में। क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कृष्ण भविष्य को उस विकराल रूप में दिखाते हैं, जहां पर दुर्योधन भी मरे पड़े हैं और सब लोग मरे पड़े हैं। तो इस तरह की समझदारी अगर आप में नहीं है, तो ये सबकी मौत में आखिरकार परिणत हो जाएगा। 6 सीटें मांगने का जो दृष्टांत है, कुछ राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। वैसा ही लगता है, जिसमें कि आप पाते हैं कि वो मांग रहे हैं सिर्फ 6 सीट, जबकि 5 सीट उन्होंने जीती हैं। 2 सीटें किशनगंज में, 3 सीटें पूर्णिया में उन्होंने 2020 में जीती हैं, और 24 सीटें अगर आप मानकर चलें कि सीमांचल में इन 4 जिलों को मिलाकर के आती हैं, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया को मिलाकर के आती हैं, तो उसमें से 12 सीटें एनडीए ने जीती थी। 8 जीता था भारतीय जनता पार्टी ने, और 4 जनता दल यूनाइटेड ने। आप सोचिए कि आधी आधी जीत ली ऐसी जगह पर जहां पर मुस्लिम आबादी औसतन 50 से 60% है, किशनगंज में और भी ज़्यादा है। इसीलिए क्योंकि एक तरफ खड़े हुए असदुद्दीन ओवैसी और दूसरी तरफ खड़े हो गए आरजेडी के उम्मीदवार, और ये जो वोट बैंक था जिसकी बात हम कर रहे हैं, 50%, 60%, ये सब बट गया। किसी के पास 40%, किसी के पास 20%, और गाड़ी बीच से भारतीय जनता पार्टी की निकल गई। तो वही 6 सीट की मांग करते हुए नजर आए ओवैसी, लेकिन लगता नहीं है कि ये। हालांकि बातों बातों में उन्होंने कहीं ना कहीं तेजस्वी पे और आरजेडी पे ये तंज कस दिया कि अब देखेगी जनता कि आखिर बी टीम कौन है। मजा आएगा ना भिड़ो। आखिर कौन है बी टीम, वो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं, तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इससे आरजेडी को फर्क पड़ेगा? यकीनन फर्क पड़ेगा, और वो इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो मुस्लिम वोट बैंक जो है उसके वो रहनुमा हैं। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को लगता है 1990 से हमने मुस्लिम वोटों को सहेज करके रखा है, हमारे साथ वो बने हुए हैं।
तो अब ऐसा क्या आ गया है कि हम किसी और को स्पेस दें? इसका मतलब ये है कि हमारी पकड़ ढीली हो गई है, ये मैसेज चला जाएगा। और ये मैसेज अगर चला जाता है तो उसी दिन तो क्रम्बल हो जाएगा सब कुछ। MY ही तो आधार है जो सीधे 18% आबादी जो बिहार में मुसलमानों की है और करीब 14% आबादी यादव्स की है, ये दोनों अगर आप जोड़ दें तो ये आंकड़ा एकदम से 32% आबादी की तरफ चला जाता है। मान लीजिए कि 2% चले भी जाते हैं कहीं तो 30% वोट बैंक तो सॉलिड वोट बैंक है। इसीलिए भारतीय जनता सही पकड़े हैं। चाहे जेडीयू के साथ सरकार में रहे लेकिन कभी भी वो आरजेडी का मत प्रतिशत घटा नहीं पाए। उन्हें ये लगता है कि हम तो मुस्लिम वोट बैंक के असली रहनुमा हैं, हमारा किरदार ऐसा रहा है कि हमने मुसलमानों के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए आरजेडी को ऐसा लगता है अपना नुकसान किया है। और पर सवाल यहाँ ये है कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत है ओवैसी से जो ये गठबंधन होने का नाम नहीं ले रही है? तेजस्वी हामी नहीं भर रहे, आरजेडी हामी नहीं भर रही है। हालांकि जब ये गठबंधन होगा तो आप जैसा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो गठजोड़ होगा उसकी जो परसेंटेज है वो अपने आप बढ़ जाती है, तो ये तो एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं फिगर देगा आरजेडी को। लेकिन फिर भी आरजेडी इसको लेकर रेडी नहीं है, क्यों? आरजेडी की दरअसल दुविधा है कि वो एक दौर था जब 243 में से अधिकतर सीटें लड़ा करते थे, 160, 170। अब वो आंकड़ा धीरे धीरे घट रहा है। आरजेडी अगर बिहार में न लड़े तो कहाँ चुनाव लड़े? तेजस्वी ये पूछते हैं, अपने सहयोगियों से पूछते हैं, विरोधियों से नहीं, कि आपकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बदल लिया साला। लड़ती है झारखंड में, आपकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो तृणमूल कांग्रेस लड़ती है कोलकाता में, बंगाल में आपकी पार्टी कांग्रेस है वो तो देश भर में लड़ती है, लेकिन हमारी तो पार्टी आरजेडी है वो बस बिहार में सीमित लड़ती है। और हम अपने सहयोगियों में वोट सीट बांटते चले जाएं और तो हमारा असर, हमारा फैलाव दिनों दिन बढ़ने की बजाय घटता चला जाएगा। और इतना अगर फ्रैक्चर्ड हो जाएगा हमारा वोट बैंक, हमारा मैंडेट, तो भारतीय जनता पार्टी को यूं ही फायदा होने लगेगा। लिहाजा एक कंसोलिडेशन होना चाहिए। उनका मानना है कि वो तो हैदराबाद की पार्टी है, वो हैदराबाद में क्यों नहीं लड़ते हैं चुनाव? वो तेलंगाना में, पूरे तेलंगाना में नहीं लड़ाते हैं चुनाव, बिहार चले आते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, सिर्फ हैदराबाद में लड़ते हैं, पूरे तेलंगाना में पहले लड़े फिर चले आए। ओवैसी साहब का कहना है कि देखिए साहब, ऐसा है कि सभी जातियों की पार्टी है। हाँ, यादवों की भी पार्टी है, भाई पासवानों की भी पार्टी है, कोयरी कुर्मी लवकुश समाज की पार्टी है। भाई हमारी पार्टी क्यों ना हो? मराठों की पार्टी है तो हमारी पार्टी क्यों ना हो? जाटों की पार्टी है। तो जब सब समाज आप देख, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, बढ़ेगा, वरना से उनके ऊपर गिरे चले जा रहे हैं। इट्स लाइक अ फिल्म स्टार। बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि एक नेता जो हैदराबाद से है लेकिन उसके प्रति अट्रैक्शन क्या है? बिहार में इस तरह की बिहार में इस तरह की दीवानगी है। मैं एक बार उनके साथ किशनगंज के क्षेत्र में घूमा हूँ और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था क्योंकि उस तरह की जो पकड़ है वो कोई बाहर का नेता और बिहार के सीमांचल में नहीं थी। बिल्कुल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ऐसा लगता है कि उनका जो मुसलमान होना है वो बड़ा काउंट करता है। और फिर सबसे बड़ी बात है, वो एक विद्वान है। जब वो बोलते हैं बड़ी तार्किक चीजें बोलते हैं। बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने करी है लंदन से और कानून के ज्ञाता हैं। जब वो संसद में भी बोलते हैं तो वो कोई ऐसे मुसलमान नेता नहीं है जो कि केवल बस खड़े हो गए हैं और मान लीजिए केवल सांप्रदायिक बातें करता हो। ऐसी बात नहीं है। आपने उनका प्रदर्शन देखा जब वो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशंस गई बाहर, तो उसमें ओवैसी के नाम को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। और जिस अंदाज में उन्होंने भारत और उसके हितों को डिफेंड किया बाहर, जब वो जाते हैं तो एक सच्चे भारतीय की तरह जिस तरह से उनका व्यवहार रहता है, उन्होंने पाकिस्तानियों को लाहौर में जाकर के, दुबई में कई दफ़े ज़बरदस्त उनको ज्ञान दिया है और उन्होंने बताया है कि आपसे ज़्यादा पहुँचे हुए आलिम लोग हमारे यहाँ हैं। हम भारतीय मुसलमान जो हैं वो आप हमें सिखाया नहीं सकते हैं। तो इस तरह का उनका एक मिजाज है। अभी देखिए क्रिकेट मैच हुआ, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ कर के
उनकी पार्टी ने विरोध किया था पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल। तो सही पकड़े हैं। उन्होंने बड़ा एक नेशनलिस्ट टाइप का दृष्टिकोण रखा है। उनकी पार्टी का इतिहास हो सकता है कि वो राजाकर्स के साथ थे, नहीं थे, वो उन्होंने आज़ादी के आंदोलन का विरोध किया था, वो एक पास्ट है। जो प्रेजेंट है उसमें उन्होंने एक नई तरह की छवि गढ़ी है और एक एवरेज मुसलमान को लगता है कि क्यों ना हम इनके साथ रहें, हमारी भी अलग छवि, हमारा भी अलग पहचान, हमारी पार्टी हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और ये ललक जो है ये आरजेडी, कांग्रेस और सपा सबके लिए ये एक चिंता का विषय है। अब ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि असदुद्दीन ओवैसी जब ग्राउंड पर उतरे हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी डरती हुई नजर आ रही है। वो तो हालांकि डरी हुई है क्योंकि अब और इस आरजेडी के रुख से असदुद्दीन ओवैसी भी जो हैं वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। इतनी बार पत्र खारिज कर दिया गया उनका, सामने से ये प्रपोजल उनका एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो वैसे भी कह रहे हैं कि 60 सालों तक कोई पटना में बैठे चला रहा है, मुसलमानों के करता धरता कोई और बनकर बैठा है, अब ऐसा नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, इस बात को अगर उन्होंने कहा है तो इसमें एक बात तो सच्चाई है कि पटना और किशनगंज की जो दूरी है अच्छी खासी दूरी है, 350 किलोमीटर। आप सोचिए कि वहाँ फैसले होते हैं, किशनगंज में उनको लागू किया जाता है, पूर्णिया में लागू किया जाता है। तो जब उन्होंने ये बात कही कि पिछले 60 साल इस तरह से हुआ है तो उनका ये कहना केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, अच्छी खासी संख्या हिंदुओं की भी है, 40-45%। केवल किशनगंज में 30-32% ही है, बाकी जगहों पर तो ऑलमोस्ट 50% वो भी हैं। तो उनका ये कहना है कि इधर का जो पिछड़ापन है, और देखिए माइग्रेंट्स बिहार से जो निकलते हैं सबसे ज्यादा उस क्षेत्र से निकलते हैं, उसी क्षेत्र के माइग्रेंट्स पाया जाता है कि वो आपको दक्षिण में भी हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, वही पश्चिम में भी हैं, वही दिल्ली में भी हैं। तो उनका ये कहना है कि पटना वाले इस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं किए। यहाँ वो केवल मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, यहाँ वो बात करते हैं इस क्षेत्र के पिछड़ेपन की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वो भी एक बहुत बड़ा पुलिंग फैक्टर है। और आप देखिए इस तरह की बातों का नतीजा है। क्यों है नतीजा? पिछली दफा सरकार जब बनी मुस्कान, वो कितनी सीटों से बनी? मात्र 10 सीटों के फासले से। 10 सीटें अगर आरजेडी या महागठबंधन को ज्यादा आई होती तो इन्होंने सरकार बना दिया होता। इसीलिए हमेशा कांग्रेस के प्रति वो नाराज वो लोग रहते हैं, कहते हैं कि 70 सीट बर्बाद हो गया, कम सीटें लीजिए आप, जीत नहीं पाएंगे उतने। 10 सीटें अगर एनडीए को ज्यादा आई तो देखिए उन्होंने सरकार बनाई, 5 साल चल गई वो सरकार। मसला ये है कि ये जो 10 सीट है ये आया कहाँ से? सीमांचल से कहते हैं आया, क्योंकि वहाँ 24 सीटें हैं। जैसा कि मैंने बताया 12 सीटें बीजेपी ने जीती, बावजूद उसके कि उनके पास आंकड़े वहाँ पर कम हैं। हिंदू कार्ड पर वहाँ वोटिंग होती है, हिंदू मुस्लिम कार्ड पे। तो अगर एक साथ सबके सब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है उस इलाके में जीतना। लेकिन चूंकि अलग अलग लड़ रहे थे महागठबंधन वाले और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वाले, तो देखिए फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी का। तो मजा नहीं आ रहा। बड़ी निर्णायक है वो जो क्षेत्र है वो बहुत ही निर्णायक है। और तेजस्वी के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि अगर वो देखिए क्या है नेतृत्व है क्या, ये समझना पड़ेगा कि आप अगर लीडर हैं तो आपके साथ कतिपय वैसे लोग जुड़ेंगे जो हो सकता है कि आपको लगे कि ये वैसे नहीं है कैपेबल, पर जब आप टीम को लेकर के चलते हैं तो ऐसे लोग होते हैं। बिल्कुल। ये जो परिपक्वता है ये यही नेतृत्व है कि हमारे साथ वो लोग भी रहेंगे जो ज्यादा जिद करते हैं, जो उतना मांगते हैं जितना उनका हक नहीं है, और कैसे मैं सबको मिला करके शिवजी की बारात को लेकर के आगे बढ़ता हूँ, है ना। इसीलिए वो शिव है। तो वो अवघर इसीलिए तो है। तो इसीलिए ये जो भाव है ये भाव तेजस्वी लेकर के आएंगे तो शायद ज़्यादा आसान होगा उन्हें। उस क्षेत्र में मत भूलिए कि पूर्णिया में पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव कांग्रेस की लाइन पर हैं, है ना। असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस की लाइन पे नहीं है, क्योंकि वो अलग लाइन है उनकी। पप्पू यादव की लाइन होगी जो महागठबंधन की लाइन होगी, तो कांग्रेस और महागठबंधन के जो कैंडिडेट होंगे उनके पीछे पप्पू यादव लगे रहेंगे, उस तरफ लगे रहेंगे ओवैसी। और जाहिर है कि ये जो डिवीजन होगा यह डिवीजन भारतीय जनता पार्टी के लाभ का होगा। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी मैं, आजम खान को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं बनाई जा रही हैं। अब वो फाइनली जेल से निकले हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं, पुराने नेता हैं, लेकिन उनके मुस्लिम होने को लेकर भी अब
कहीं ना कहीं पेच फंस रहे हैं कि अब वो किस पार्टी में जाते हैं, उनका क्या रुख होगा अगर वो जेल से निकले। अब तक समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने उनसे मुलाकात नहीं की, अखिलेश यादव भी नहीं गए मिलने के लिए। तो कई तरह की प्रतिक्रियाएं अब बनाई जा रही हैं कि आखिर अब जब वो निकले हैं तो वो किस तरफ जाते हैं। देखिए, हम लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी की बात की है, वो तो बिहार में अभी पिछले 10 साल में आए हैं। आजम खान तो इसी जमीन के हैं, वो तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसके कण-कण को समझने वाला नेता है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। रामपुर में वो जो चाहते थे जब सत्ता थी वो होता था। उन्होंने तय की कि विधायक कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा। मुलायम सिंह की सरकार में बहुत मजबूत उनकी शख्सियत थी, बड़ा किरदार था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब पलट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल गलत या सही जो भी तरीका रहा हो, रामपुर की सीटें भी जो है वो जीत ली और उनका एक राजनीतिक वजूद हिला दिया। बहुत से केसेस इनके खिलाफ हुए और बहुत से केसेस हुए जिसमें कि वो गलत भी हैं, कुछ केसेस लेकिन सही हैं। क्योंकि मैं बहुत दफ़े गया हूँ रामपुर और मैं जानता हूँ कुछ केसेस जो हैं उसमें गलत उनके ऊपर नहीं हुए हैं, कुछ केसेस एकदम गलत हुए हैं। लेकिन इन केसेस के मसले के कारण वो जेल में रहे लंबे अवधि तक। अब वो जब बाहर आए हैं तो वो बाहर जब आए हैं तो एक नई राजनीतिक पारी खेलेंगे ज़रूर। 27 में चुनाव है, 2027, वी टॉकिंग इनटू 2025। अब आप देखिए कि इतना करीब चुनाव है कि ये गिनती के 400 दिन भी नहीं रह गए हैं। तो जाहिर है इस वक्त उनकी जो सक्रियता है, थोड़े से सहम कोई और दामन थाम लेंगे, हमसे दूर हो जाएंगे और एक बड़ा वोट बैंक जैसे वैसे लेकर के निकल जाते हैं, वैसे ही आजम खान लेकर ना निकल जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जाएंगे और ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो ये एक वहापोह की वहाँ स्थिति है। हालांकि अपनी राजनीति बखूबी समझते हैं। आज तरह उनके पास कोई अपनी पार्टी नहीं है पुरानी, जो कि ओवैसी साहब को उनके पिता ने दी थी। उनको एक नई पार्टी अभी बना करके उसे खड़ा कर लेना और चुनाव जितवा लेना बहुत मुश्किल है। या फिर अगर वो चले जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बीएसपी में जाएंगे। बीएसपी में उनके जैसे नेता की का जो सम्मान है, जो उनकी जो एक किरदार है, उनकी शख्सियत है, उसका बहुत ज़्यादा तो सम्मान नहीं हो पाएगा। लिहाजा मुझे लगता है कि वो देर सवेर तो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना ये होगा कि ओवैसी की